नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। कभी भी आप किसी सार्वजनिक जगह पर गए होंगे, अक्सर आपने कहीं लिखा होगा, देखा होगा गाड़ियों के पीछे अच्छे नागरिक बनिए। यानी भारत सरकार लोगों से ये उम्मीद करती है कि वो अच्छे नागरिक बने, और उसी तरह परिवार में हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी संतान वो अच्छी संतान बने। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा संघर्ष या जद्दोजहद का वक्त होता है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, समझ नहीं आता कई बार किस तरह से उनको पाला जाए, क्या गुण सिखाए जाएं, क्या कुछ किया जाए। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इन्हीं सब पर हमसे बात करेंगे। साइकोथेरेपिस्ट और इसके साथ ही पेरेंटिंग कोच हैं, पेरेंटिंग के साथ साथ लाइफ कोच भी हैं, और बुक लिखी है आपने, दिस बुक वोंट टीच यू पेरेंटिंग। इस बुक के ऑथर हैं रीरी जी त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल तो मैम आपसे ये है कि आपके खुद के बच्चे खुश हैं आपसे? हाँ, एक्चुअली मेरे खुद के बच्चों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनको क्या हमसे तकलीफ़ थी और कैसे उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाला जी। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने भी गलतियाँ की हैं मेरे बच्चों को बड़ा करने में, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें पहले पता नहीं थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। पर यही फ़र्क है कि जब मुझे पता चला मैंने गलतियाँ की तो मैंने गलतियाँ मानी और वो बच्चों को भेजा वो गलतियाँ सुधारने के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए, जहाँ जहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत किया था। बट अभी मेरे बच्चे, एक है 25 साल का, एक बेटा है 21 साल का। अभी वो इतनी तो उनमें स्वस्थता आई है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो बिकॉज ऑफ देम आप ये बनी या आपका खुद का ये प्रोफेशन आपने चुनने का सोचा था? नहीं, बिकॉज ऑफ देम मैं नहीं बनी, क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत स्ट्रांगली मानती थी। एक्चुअली मैं अभी भी यही मानती हूँ कि पेरेंटिंग कभी बुक से नहीं सिखाया जा सकता है। तो मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने कोई पेरेंटिंग की किताब नहीं पढ़ी थी। यही अगला सवाल यही था कि मतलब तो ये आप क्यों? हैं, हाँ, क्योंकि ये बुक कैसे आई, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चों की वजह से नहीं, मेरे क्लाइंट्स की वजह से ये बुक आई है। मैंने हज़ारों क्लाइंट्स के साथ काम किया है जो हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और हमें पता चला कि इनकी सारी जड़ मूल इनके बचपन के अनुभव की वजह से हैं। तब मुझे पता चला कि अगर इनका बचपन ऐसा नहीं होता तो शायद इनकी बहुत सारी तकलीफ़ें जो लेके आते हैं वो नहीं होती। तो इसकी वजह से आई थॉट कि मुझे पेरेंट्स को थोड़ा जागृत करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता कि बच्चे कई बार पेरेंट्स ये मानते नहीं, और आप खुद, आपका क्या इस बारे में मानना है कि किसी माँ बाप को कोई दूसरा ये नहीं सिखा सकता कि औलाद को कैसे पालें? नो, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मेरी किताब का नाम भी इसलिए ये रखा है कि दिस बुक वोंट टीच यू पेरेंटिंग। हम ये मानते हैं कि पेरेंटिंग नहीं सिखा सकते, पर पेरेंट्स को बेसिक जानकारी दे सकते हैं कि भैया आप अगर हर रोज़ मारोगे पीटोगे तो बच्चों के ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा, बच्चों के नर्वस सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, उनके खाने के एपेटाइट पे क्या असर पड़ेगा, ये माँ बाप जानते ही नहीं है। तो हमने देखा है कि माँ बाप को अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, इसकी वजह से गलत चीज़ें करते। कोई पेरेंट्स जानबूझ के, तो ऐसा तो बच्चे इसलिए नहीं लाते कि हम इनको हर रोज़ मारेंगे पीटेंगे और इनकी ज़िंदगी ख़राब करेंगे, राइट। तो पेरेंट्स जो भी करते हैं मेरे हिसाब से अच्छे इंटेंशन से करते हैं, बट तरीके कई बार गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि गाइडलाइंस दे सकते हैं। देखिए, पेरेंटिंग में किसी को सिखा सकती नहीं हूँ, पर मैं ये ज़रूर पेरेंट्स को बता सकती हूँ कि ये चीज़ों से ये होता है और ये चीज़ों से ये पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, ये चीज़ों से नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। अभी आप डिसाइड कीजिए आपको इससे किस तरह से डील करना। पर ये तो जैसे महानगरों में तो आप फिर भी चले जाएंगे पेरेंटिंग कोच के बाद या थेरेपिस्ट के बाद, पर छोटे शहरों में या गांव देहात में कहते हैं ये अमीरों के चोचले हैं। तो क्या ये थेरेपिस्ट वाली चीज़ या पेरेंटिंग कोच होना, ये सब ज़रूरत हमेशा से रही है और अब वो हो गया, या अब चूँकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ हम मुड़े हैं? देखिए, ये तो वो वाली बात हुई ना कि पहले हम लैंडलाइन यूज़ करते थे, घुमाने वाला फ़ोन, अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन? क्योंकि समय बदल गया है, सुविधाएं बदल गई, चुनौतियां भी बदल गई हैं। तो पेरेंटिंग में भी यही हो रहा है कि पहले के ज़माने में पेरेंट्स को पेरेंटिंग की ज़रूरत किताबों की शायद नहीं पड़ती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थे, चुनौतियाँ इतनी नहीं थी बच्चों की लाइफ में। आजकल के बच्चों की लाइफ में सोशल मीडिया की वजह से, फ़ोन्स की वजह से बहुत चैलेंजेस हो रही हैं। प्रेशर भी सोसाइटी का बहुत, एक तरह से दिखने का, एक तरह का बिहेवियर लाने का। पहले पेरेंट्स के समझो 6-8 बच्चे होते थे, किस तरह से बड़े हो जाते थे पता नहीं चलता था। आजकल बच्चे भी कम हो रहे हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट कम मिल रहा है, पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं तो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए
हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं जो पहले वाले जनरेशन्स में नहीं थे, और इसीलिए ये बुक की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या क्या करना चाहिए अगर मैं आपसे बच्चे के पैदा होने से, क्योंकि टीनेजर की आजकल बात बहुत होती है बड़ा, उससे अगर वो ऐसा आग का दरिया है, अगर आप बच्चे के साथ उसमें साथ पार कर गए तब तो ठीक है, वरना बच्चा कब आपके प्रति मन में ग्रज रख लेगा वो आपको पता ही नहीं चलता। तो हर दौर में बताइए कि बच्चे को हम क्या सिखा सकते हैं और कैसे उसको पाल देखिए सकते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर परिवार यूनिक होता है, तो हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते, पर हम ये ज़रूर ब्रॉड जिसको कहते हैं गाइडलाइंस दे सकते हैं। जैसे कोई भी उम्र का बच्चा हो, आप उसको अगर दिन में 10 बात कह रहे हो तो 10 बात करेक्शन की नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारने की नहीं होनी चाहिए, उसमें से 8 बातें उसके साथ कनेक्शन बनाए रखने की होनी चाहिए, शायद 2 बात आप सुधारने की करो। क्योंकि अगर आप 10 चीज़ कह रहे हो और 10 की 10 आप टोक रहे हो या उसको उसका फॉल्ट निकाल रहे हो या उसको सुधारने की बात करो, तो बच्चा फिर डेफ हो जाएगा, वो सुनेगा ही नहीं, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो टीनेजर हो। टीनेजर्स तो खास भी नहीं सुनेंगे, वो डेफ हो जाते हैं सिलेक्टिवली। तो पहले कनेक्शन बनाए रखो, क्योंकि बच्चे के साथ जब आपका कनेक्शन होता है तो ये बच्चा आगे जाके भी आपकी बात को सुनेगा, आपसे बगावत नहीं करेगा। जब कनेक्शन टूट जाता है तो या तो बच्चे बगावत करने लगते हैं, आपने जो कहा उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं, कोई भी उम्र के हो, 8-10 साल के हो या 15 साल के हो, या तो बच्चे बिल्कुल आपसे डर के दब जाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, चीज़ें आपकी पीठ के पीछे करते हैं, छुप छुप के करते हैं। ये दोनों चीज़ें होती है जब बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं होता है। तो कोई भी उम्र का बच्चा हो, आपको कनेक्शन बनाए रखना है। पर जैसे टीनेजर होता है तो बहुत से लोग कहते हैं जब बड़े हो जाओगे ना तब समझोगे, बड़े हो रहे तो टीनेजर का वक्त अगर हम लगातार बच्चे से कुछ कहते रहें, बच्चा समझ नहीं रहा है, और अगर हम नहीं कहेंगे, वो एक तरफा संवाद की स्थिति होती, आप ही कह रहे होते हैं, बच्चा ना अपने इमोशंस शेयर करता है। कई बार कई घरों में सिर्फ अपने कमरे में बंद रहते हैं और पूरी दुनिया उनकी मोबाइल होती है। उस टीनेजर के साथ हमें किस तरह की बातचीत करनी है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि ये जो टीनेजर्स हैं जो माँ बाप से बिल्कुल बात नहीं करते हैं, रूम में बंद रह जाते हैं या रिबेल करते हैं, आर्ग्यू बहुत करते हैं, इनके बचपन में कनेक्शन नहीं होता है। तो पहले अगर नींव ही आपने वीक बना दी है, अगर पहले से ही इसको पेरेंट्स पे विश्वास ही नहीं है कि मैं पेरेंट्स को कुछ भी कहूँगा तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ड्रामा करेंगे, तो बताना ही नहीं है, तो अगर पहले से आपने रिश्ता नहीं क्लोज रखा है तो टीनेज ईयर्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर आपने अच्छा भी किया है तो भी टीनेज ईयर्स में टीनेजर्स को स्पेस चाहिए, उनको एडल्ट बनना है तो खुद के डिसीजंस लेने हैं। तो टीनेज ईयर्स ही ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें नेचुरली ही होती है, चाहे आप 100 on 100 अच्छे पेरेंट बने या आपने पहले गलतियां की हो। टीनेज ईयर्स में चुनौतियां इसीलिए आती हैं क्योंकि पेरेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है कि मेरा बच्चा अभी इंडिपेंडेंट हो रहा है। आपने अगर बोला कि ब्लू शर्ट पहनो तो उसको ब्लू नहीं पहननी होगी, उसको कोई और ही पहननी होगी, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कि मैं किस तरह से दुनिया में एक एज एन अडल्ट अपना अस्तित्व ढूंढूं, अपना एक इंडिविजुअलिटी ढूंढूं, अपने पेरेंट्स से अपना अलग। अधिकार जाता हुआ दिखता है। हाँ, बिकॉज इट्स अ ट्रांजिशनरी फेज, राइट। पहले तो बच्चा था, अब वो बड़ा बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो बड़ा बनना मतलब क्या? खुद के डिसीजन लेना, गलतियां करना, गलतियों में से सीखना। तो ये पेरेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए ज़्यादातर तकलीफें होती है। पर मेरे अनुभव में, मेरे खुद के बच्चों के साथ अनुभव में ये रहा है कि जब बच्चे छोटे होते तब से अगर आप बातचीत जारी रखो तो थोड़ा बहुत टीनेजर्स में प्रॉब्लम कम होते हैं। और ये भी समझना कि टीनेजर्स आपको सब कुछ नहीं बताएंगे। अभी समझो बच्चे आपको स्कूल में क्या हुआ सब शेयर करेंगे, टीनेजर्स ऑटोमेटिकली विड्रॉ करेंगे। कहीं पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि 5 साल तक बच्चे को बहुत लाड़ दुलार से, 5 साल के बाद डांट डपट के, और फिर 16 साल के बाद मित्र व्यवहार रखना चाहिए। तो कोई सेट पैटर्न है कि नहीं है? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पहले मैंने बुक में भी लिखा है कि बी अ फ्रेंडली पेरेंट बट डोंट बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड। तो मैं ये मानती हूँ कि मित्रता बच्चे के साथ तभी होनी चाहिए जब बच्चा पूरी तरह से अडल्ट हो जाए। जैसे बच्चे ने शादी कर ली और अपना परिवार है, तब वो अडल्ट रिश्ता बनना चाहिए। तब तक बच्चों को बच्चों की तरह रखना चाहिए, पर हर उम्र के साथ आप बच्चे को किस तरह से ट्रीट करते हो वो बदलता है। जैसे आप एक 5 साल के, जैसे ये बात सही कही कि 5 साल के बच्चों को आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो, आप 15 साल के टीनेजर को अलग तरीके से ट्रीट करना है। आप टीनेजर को 5 साल के बच्चे की तरह नहीं कह सकते कि अभी चुपचाप बैठ जा, अभी तो खाना खा ले जबरदस्ती, वो नहीं होता है। तो हर उम्र के हिसाब से पेरेंट्स की पेरेंटिंग अप्रोच बदलनी चाहिए। पर ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि इतने साल तक आप सिर्फ लाड करो फिर उसको मारो पीटो। मेरे हिसाब से मारना पीटना, डराना धमकाना ये बहुत गलत चीज़ है। अगर पहले से आपने सही
तरीके से बच्चे के साथ कनेक्शन बनाए रखना है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बच्चों को मारना पीटना डराना धमकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर जैसे आप मारने को आप बिल्कुल उसकी पैरवी नहीं करती, लेकिन जैसे खाने में स्वादानुसार नमक होना चाहिए, हिंदुस्तान में ये संभव कैसे है? लोग अभी भी मतलब कहते हैं चप्पल थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी। अरे वो तो मेरे भी रील्स पे लोग बोलते हैं कि बेल्ट थेरेपी, पर देखिए ये लोग इसको हंसी मजाक ज़रूर करते हैं, पर हंसी मजाक इसलिए करते हैं क्योंकि जिन्होंने बेल्ट थेरेपी ली है ना वो भी सीख चुके हैं कि इसको मजाक ही कर लो, क्योंकि जब उनको बेल्ट पड़ी थी तब तो उनको फनी नहीं लग रहा था। हाँ। वो तो 25-30 साल की उम्र में इसकी मजाक करते हैं कि हाँ बेल्ट पड़ी थी इसलिए आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, बट जब आपको बेल्ट पड़ी थी 5 साल की 6 साल की उम्र में, तब आपके बॉडी में जो डर था, जो हेल्पलेसनेस था, जो दुख था, वो कहाँ गया? वो बॉडी में रहता ही है और वो फिर इम्प्लिसिट मेमोरी की तरह रहता है और अलग अलग तरीक़ों से बाहर आता है। कई लोगों के लिए क्या होता है कि बचपन में अगर बहुत मारा पीटा गया और ऊपर से उन्होंने हंसी मजाक करके उसको दबा दिया कि हाँ ये तो सबके साथ होता है, पर उनको ये नहीं पता कि वो अनुभव जो बॉडी में रहते हैं वो किस तरह से बाहर आते हैं। या तो वो फिजिकल इश्यूज़ की तरह बाहर आते हैं, जल्दी डायबिटीज़ हो गया, जल्दी ब्लड प्रेशर हो गया, या तो उनको रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, या तो खुद अपने बच्चों को भी वो वही ट्रीटमेंट देते हैं तो बच्चे उनको नफरत करने लगते हैं, या तो उनके गुस्से का प्रॉब्लम होता है, या तो उनका आत्मविश्वास कम होता है कहीं ना कहीं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए क्योंकि दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स इसके बारे में छपे, 30 साल दुनिया में रिसर्च हुई है चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में कि ये मारना पीटना, बेल्ट से लगाना, चप्पल से मारना, इससे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि गरीब है कि अमीर है कि पढ़ा लिखा है, कि ये अक्रॉस ह्यूमन बींग्स है। इसकी इम्पैक्ट जो नर्वस सिस्टम पे पड़ती है, ब्रेन पे पड़ती है, वो तो चाहे अमेरिकन बच्चा हो, इंडियन बच्चा हो, फिलिपीन बच्चा हो, कोरियन बच्चा हो, वो सब पे सेम ही असर पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर भी सेट हो जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि दो चीज होती है। अब जिस तरह के बच्चे हैं हाँ, बहुत फूल कुमार बनते चले जा रहे हैं कि तो आप वो भी उनको गलत। कुछ भी नहीं कह पा रहे हो कि बेटा ऐसा नहीं, और फिर उसके बाद आप पूरे वक्त उनके इमोशंस का ध्यान रख रहे हैं। देखिए फूल कुमार वाले बच्चे भी उस गलत पेरेंटिंग स्टाइल से बड़े होते हैं जो पेरेंट्स इनको कुछ भी नहीं कहते, उनको कोई डिसिप्लिन नहीं करते हैं, ना उनको रूल्स रेगुलेशन सिखाते हैं, ना इनको कोई तमीज़ सिखाते हैं। तो एक बैलेंस की ज़रूरत है। आपको पेरेंटिंग स्टाइल एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। एक एक्सट्रीम है जहाँ पे जैसे आपके तो चप्पल मारा, बेल्ट मारा, मारा पीटा, धमकियाँ दी। दूसरा है कि आपने कुछ भी नहीं किया, बच्चा घर का राजा है, बच्चे को कुछ नहीं होने देना है। फूल कुमार मतलब क्या क्या आपने बच्चे को ना गिरने दिया है, ना उसको कोई तकलीफ टॉलरेट करने दी, क्योंकि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं। तो ये बच्चे टूट पड़ते हैं। और जो बच्चे मार खा के बड़े होते वो भी टूट पड़ते क्योंकि अंदर से उनकी नींव वीक है। तो हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत है। पेरेंट्स को ज़रूर डिसिप्लिन करना चाहिए, बच्चों को ज़रूर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अगर उन्होंने कोई कायदे तोड़े हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी उनको भुगतना चाहिए। पर ये सारी चीज़ें बिना ड्रामा किए, बिना मारे पीटे ज़रूर हो सकती है। और ये मैं कहूँगी, आपका जो प्रश्न है कि बच्चे ये सब के बावजूद क्यों फिर भी सक्सेसफुल होते हैं, हाँ। तो दो चीज़ें होती। एक तो बच्चा या तो खुद अंदर से इमोशनली स्ट्रांग हो, मतलब आपने कितना भी मारा पीटा फिर भी वो कहीं ना कहीं अपना जो दुख है, दर्द है, डर है, वो कहीं चैनलाइज कर सकता है पढ़ाई लिखाई में, स्पोर्ट्स में। या तो उसके पास कोई एक एडल्ट हो जो उसकी बात सुन रहा है, जो उसको उसकी भावनाओं को समझ रहा है, उसको हम बफरिंग एडल्ट बोलते हैं। अगर उसकी लाइफ में ऐसा कोई है तो भी बच्चा निकल आता है। कई बच्चे होते हैं जो नम्ब हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी के हो जाते हैं कि कितना भी मारो पीटो उनको कोई असर ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स फील करना बंद कर दिया है। वो सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं और फिर जितना भी मारो पीटो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने दिमाग से पढ़ाई लिखाई या जो भी चीज़ में आगे आगे निकल जाते हैं और दुनिया में बड़े सक्सेसफुल लगते हैं। बट इनके अंदर वो इम्बैलेंस तो रहता ही है। फिर वो भावनाओं की बात ही नहीं कर सकते, अपने नज़दीकी रिश्तों के साथ वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो किया ही नहीं है, बचपन से देखा ही नहीं है। तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाती है। आप बैलेंस की बात करें, लेकिन आप आवाज़ में उतार चढ़ाव तो आएगा ही, चेहरे के हाव भाव भी बदलेंगे। बच्चे आजकल के छोटे बच्चे, मुझे गुस्से से मत बोलो, मुझे जज मत करो, टॉक्सिक मत हो, एब्यूसिव मत हो, ये इस तरह के भारी शब्द आजकल के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं और वो बोलते हैं। तो माँ बाप कई बार सन्न हो जाते हैं कि हमारा बच्चा हमें टॉक्सिक कह रहा है या एब्यूसिव कह रहा है। और इस तरह की शब्दावली, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं सुनी और अपने माँ बाप से पिटे हैं या जिनको ये सामान्य लगता है, उनके लिए बड़ा सुनना बड़ा ख़राब लगता है। और बच्चा ऐसे कैसे, मतलब क्या बिल्कुल भी आप गुस्सा नहीं दिखा सकते?
नहीं, गुस्सा तो एक हेल्दी इमोशन है, हेल्दी गुस्सा दिखाना चाहिए, पर जब गुस्सा इस तरह का आपका हो कि गुस्सा आपको हाईजैक कर लेता है और गुस्से में आके आप ऐसी चीज़ें करते हो जो बाद में फिर आपको 2 घंटा रोना पड़े उसके बारे में, वो गुस्सा सही नहीं है। देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर मैं ये करूँगा तो मम्मी अपसेट होंगी, मम्मी गुस्सा होंगी, पर वो मम्मी गुस्से में ड्रामा करेगी, चीज़ें फेंकेगी, मारेगी पीटेगी, तो बच्चा ये भी समझता है कि मम्मी तो आउट ऑफ कंट्रोल है, मम्मी अपने आप को संभाल नहीं पाती है, मुझे क्या कह रही है कि संभालो अपने आप को। तो मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स खुद की बिहेवियर को जब रेगुलेट करते हैं, जब खुद अपने आप पे काम करते हैं, तो वो समझते हैं कि गुस्से को कब इस्तेमाल करना चाहिए कुछ चीज़ रीइंफोर्स करने के लिए, पर गुस्सा हमारा बॉस नहीं बनना चाहिए। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो ट्रिगर होते हैं तो उनकी लॉजिक सारी खिड़की के बाहर चली जाती है और उन पे गुस्सा या दुख इतना हावी हो जाता है कि उससे उनका पूरा बिहेवियर कंट्रोल होता है। मतलब फिर बोलते हैं कि मैम पता नहीं 10-15 मिनट में जो गुस्सा आ गया था, मैंने ऐसी चीज़ें बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि गुस्सा इज़ योर बॉस, यू आर नॉट द बॉस। लेकिन आप इतने वक्त से देख रही हो और आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, इतनी आदर्श स्थिति हिंदुस्तान में नहीं, तो इसमें नहीं हिंदुस्तान होगी। अमेरिका के सवाल है, हर जगह में प्रॉब्लम इसलिए होती है कितने क्योंकि parents परसेंट खुद- मतलब ऐसे अच्छा, ये होंगे? क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। क्या कोई भी बच्चे स्कूल में सीखते हैं कि जब आपको गुस्सा हो तो आपको गुस्से का इमोशन कैसे हैंडल करना चाहिए? स्कूल में सिखाते हैं? भावनाओं को मैनेज करना सिखाते हैं? मुझे बताइए। तो ये पेरेंट्स को भी कैसे पता है कि जब मुझे गुस्सा हो रहा है या जब मुझे दुख हो रहा है या जब मुझे डर लग रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना उनको चाहिए पता वैसे? नहीं है। वही तो अपनी सांस को स्लो डाउन करना है, अपने ब्रीदिंग को रिलैक्स करना है, आपको समझ। तो मैंने ये बुक में यही सब सिंपल तरीके से समझाया लेकिन है। उस वक्त मान लीजिए तो हमने उसकी रोक लिया, तकनीकें होती हैं, उसकी तकनीकें होती हैं। इसमें लॉजिक यही है कि जब आप डूबने जा रहे हो तब आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हो, पर अगर आपने स्विमिंग बचपन में सीखी है, फिर आपने चाहे यूज ना की हो, पर आप अगर 25 साल की उम्र में ही पानी में डूब रहे हो तो आपके बॉडी मेमोरी बन जाती है कि भाई पानी में डूबो तो हाथ पैर हिला के आप बच सकते हो। तो सेल्फ रेगुलेशन भी ऐसा ही कुछ है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है किस तरह से अपने आप को शांत रखना है, किस तरह से आपका जो है हार्ट रेट स्लो रखना है, आपकी ब्रीदिंग काम रखनी है, आपकी बॉडी को रिलैक्स रखनी है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो जब कोई भी परिस्थिति तनाव वाली है तो आप उसी स्थिति में रह के उस परिस्थिति का सामना कर सकते हो, चाहे वो दबा हुआ ऑफिस में हो गुस्सा चाहे वो बाद में घर में हो। परेशान नहीं करेगा? हाँ, दबा हुआ गुस्सा बाद में दबा परेशान- हुआ गुस्से की बात ही नहीं। गुस्सा अगर आप रेगुलेटेड हो तो वो गुस्सा नहीं आता है। ओके। मैं दबाने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। दबाना मतलब क्या, गुस्सा आ रहा है पर मैं उस पर ढक्कन रख रही हूँ, तो ये ढक्कन रखने वाली बात नहीं है। ये ऐसी बात है कि मैं पहचानूं कि कौन सी चीज़ों से मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे ये चीज़ क्यों ट्रिगर कर रही है, उसका क्या कारण है, और फिर मैं क्या टेक्निक्स कर सकती हूँ ताकि मैं यहाँ पे गुस्सा बच्चे पे ना निकालूं पर रूम में जाके खुद ब्रीदिंग करूँ, जर्नलिंग करूँ, टैपिंग करूँ, ताकि मेरा गुस्सा हेल्दी तरीके से बाहर निकल आए। तो मैं बॉडी में जहर नहीं भरूंगी पर बच्चे पे भी नहीं निकालूंगी। मैं जो जहर भरा है वो कहीं सही जगह पे निकाल सकती हूँ, और ये हो सकता है। ये हम रेगुलरली हमारे क्लाइंट्स को सिखाते हैं कि भैया बच्चों के ऊपर ऑफिस का गुस्सा बच्चे पे निकलता है। बच्चा समझ भी जाता है कि आज मम्मी ऑफिस में लड़के आई है तो मेरे पे आने वाला है आज, बच्चा समझ जाता है। तो क्यों, अगर आप कार पार्क में ही बैठ के, गाड़ी में बैठ के आपने टैपिंग कर ली, थोड़ा बहुत हमिंग कर लिया, जो रिसर्च बताता है कि ये सारी टेक्निक अगर आप 5-7 मिनट भी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। फिर आप बच्चों को मिलोगे तो आप एटलीस्ट वो बैगेज के साथ नहीं बच्चे के साथ deal आजकल करते तो बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन होता है, तो कई बार बच्चे समझ जाते हैं और फिर वो पूछ भी लेते हैं कि मम्मा आपके पीरियड्स तो नहीं आने वाले। बच्चे बहुत समझदार कि बहुत समझदार ये हैं। बस सावधान रहें, सतर्क रहें, मम्मा के पीरियड चल रहे हैं। हाँ, तो नहीं, बच्चे बच्चे- सब सी alert आजकल रहते की हैं। पीढ़ी का यही एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि ये लोग ना कोई चीज़ छुपाते हैं, ना झूठा कोई एक्टिंग करते हैं। पहले की पीढ़ियों में वो हिपोक्रेसी थी कि मम्मी पापा के आगे ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, झूठ बोल सकते हो पर सच नहीं बोल सकते हो, ये चीज़ें पापा मम्मी को पूछ नहीं सकते हो। आजकल की जनरेशन जेन जी और जेन अल्फा को थैंक गॉड ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि वो कोई भी चीज़ आपको पूछ यही सकते पूछ हैं। रही थी, बच्चे का बिहेवियर होता है या हम बनाते हैं? हम बनाते हैं वातावरण से, नॉट जस्ट यू। जो एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है, आपकी सोसाइटी, आपका जो कल्चर है, कंट्री है, जो डेवलपमेंट हुआ है, सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ों से, बच्चे के स्कूल में क्या हो रहा है, कौन सी स्कूल में जा रहा है, इससे भी फ़र्क पड़ता है, राइट? कि आपके बच्चे के किस तरह के दोस्त हैं, आपके बच्चे के दोस्त के परिवार कैसे हैं, ये सबका असर पड़ता है। पर आजकल के बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपको मिरर दिखा देते हैं, इसलिए पेरेंट्स हिल जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की जनरेशन को ये आदत नहीं है कि अब ये वो सारी कहते चीज़ें हैं कि पूछें। आपने स्ट्रगल किया इसलिए कि हम अच्छा कर सके। अब हम आराम से बैठे हैं तो आप कहते हो कुछ कर नहीं रहा, बड़े तो आराम इनकी से थोड़ी ना होते हैं। गलती है, आपने इनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया, इसमें इनकी थोड़ी ना गलती, इनकी स्ट्रगल अलग होगी।
हमारी स्ट्रगल कभी ये थी कि कौन सा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करें, मतलब हमारे स्ट्रेस ही कुछ अलग थे। हाँ, इनके ये स्ट्रेस अब ही अलग है। इंस्टाग्राम पे बात आ गई तो ये इंस्टाग्राम वाली जनरेशन जो है और इतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल, कई बार समझाना पड़ता है कि बेटा ये आपके डिजिटल फुटप्रिंट हैं, सारे बच्चों को अलग अलग क्लासेस दी जा रही हैं और उस पर भी वो गलत दिशा में चले जा रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। और वो वाले टीनेजर आगे के लिए कितनी बड़ी उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ये और वो बहुत गलत है। इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बिल्कुल सोशल मीडिया और बंद कर दिया है 16 साल की उम्र से कम, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से ड्रग्स और पोर्नोग्राफी जितना ही खतरनाक है सोशल मीडिया और फ़ोन का एडिक्शन, ये एक एडिक्शन है। हम उसको शराब और ड्रग्स और पॉर्न के ही कैटेगरी में डाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखना चाहिए। बट पेरेंट्स की चुनौती भी ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर सब बच्चों के पास है और हमारे बच्चे के पास नहीं, तो बच्चा झूठ बोल के कुछ भी करके लाने की कोशिश करेगा। तो आई फील एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, हमें ये चीज़ बैन करनी चाहिए। जैसे हम ड्रग्स के लिए करते हैं वैसे ही इसका करना चाहिए। दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जब पेरेंट्स खुद एडिक्टेड हैं, अरे कितने पेरेंट्स होते हैं जो ऑफिस से घर आते हैं और 1 घंटा स्क्रॉल करते हैं कि मेरा ये रिलैक्सिंग का टाइम है। अब बच्चा देखता है कि माँ बाप ही अगर खुद इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, मेरी मम्मी इंस्टाग्राम पे हर रोज़ अपना व्लॉग डालती है, तो बच्चे को कैसे आप किस मुंह से कह सकते हो कि आप मत करो। बच्चे ये चीज़ नहीं समझते। देखिए बच्चे लॉजिक नहीं समझते। बच्चे तो आपको जो देखते हैं, आप चीखोगे चिल्लाओगे तो बच्चा सीखता है कि ऐसे ही बातचीत करनी। आप फ़ोन यूज़ करोगे तो बच्चा सोचता है कि हम भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी खुद घर में सिस्टम रखनी चाहिए कि भाई हम कोई भी खाने के टाइम पे जैसे फ़ोन नहीं टच करेगा, या हम कायदा रखते हैं कि सिर्फ समझो दिन का आपको 1 घंटा ही मिलेगा। अभी अगर समझो हाँ बच्चे को सारा होमवर्क फ़ोन पे दिया जा रहा है, बच्चे को अगर आईपैड या लैपटॉप पे अगर सब कुछ काम करना है, तो फिर बच्चे के साथ एग्री करो कि देखो तुम 1 घंटा पढ़ाई करो, तुमको टाइम पास के लिए आधा घंटा या 1 घंटा मिलेगा। मैं कहती हूँ बच्चों के साथ बातचीत करके एग्री करो। छोटे बच्चों को भी लोग खाते वक्त, और मतलब इसमें सवाल इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि हर किसी की पेरेंटिंग का तरीका होता है, लेकिन और लोग नहीं, पर जो गलत है वो गलत ही है, चाहे कोई भी पेरेंटिंग हो। कई बार लोग कहीं और हैं, और दूसरा बच्चों की एक खास आदत ये होती है, मान लीजिए 2 लोग बात कर रहे हैं, देखा मम्मा की फ्रेंड आ गई या कोई ऐसे, इनको पता है इस वक्त ये मना नहीं कर सकते, तो बार बार जाके कुछ पूछेंगे तो परेशान होकर माँ फ़ोन पकड़ा देगी। तो वो माँ का प्रॉब्लम है ना। देखिए क्योंकि माँ को क्या लगता है, माँ की सेल्फ वर्थ ऐसी है कि माँ को लग रहा है कि मेरा बुरा लगेगा इनके सामने, तो वो बच्चे को लोगों के सामने नहीं चिल्लाएगी, तो बच्चा इसको मैनिपुलेट करेगा। तो माँ को खुद समझना है कि चाहे कोई मेहमान हो कि ना हो, चाहे गेस्ट हो कि ना हो, बच्चे के लिए जो रूल है वो रूल है ही है। बच्चे को पता, माँ ही बच्चे को या बाप ही बच्चे को समझा सकता है कि कोई भी परिस्थिति हो, व्हाट इज नो एंड व्हाट इज यस। तो बच्चा मैनिपुलेट नहीं करेगा। बच्चा मैनिपुलेट इसलिए करता है क्योंकि आप उसको ऐसे मौके देते हो। आप अगर पब्लिक में हो और बच्चा आपका ऐसे लेट रहा है ज़मीन पे, जिद कर रहा है, तो कितनी मदर्स और फादर्स को एम्बैरेसमेंट लगता है कि अरे बाप रे, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे सामने देख के मेरी मजाक उड़ाएंगे कि इसका बच्चा कैसा है, इसने कैसे संस्कार दिए। तो ये डर के मारे ये लोग क्या करते हैं कि बच्चे के टैंट्रम को बर्दाश्त कर देते या उसको गिव इन कर देते। अभी बच्चा इस बार 10 मिनट टैंट्रम किया, अगली बार 20 मिनट करेगा। तो बच्चा क्या सीख जाता है कि मैनिपुलेट करना। पर अगर उस समय पेरेंट्स से खुद को संभाल लिया कि हाँ लोगों को देखने दो, सबके ही तो बच्चे होते हैं भाई, अगर बच्चा ये नहीं करेगा तो बड़ा थोड़ी ना करने वाला है, कोई 40 साल का आदमी थोड़ी ना ऐसे करता है। तो पेरेंट अगर तब संभल गया, मेरे साथ ही हुआ है, मेरी बच्ची ने वेस्ट साइड में पूरा ऐसा वो बारबी डॉल चाहिए थी ना, मना किया तो लेट गई, हाथ पैर मार के चीखने लगी जोर से। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कैसी मम्मी। मैं बिल्कुल शांत रही, मैंने कहा नहीं मिलेगी, और मैं चुपचाप चलने लगी। तो खड़ी हुई अपनी फ्रॉक वॉक भी वापस चलने आए। उसके बाद उसने जिंदगी में कभी वो हरकत नहीं की। तो उसको क्या मैंने मैसेज दिया कि शांति से, मतलब मैं जो भी करूंगी मेरी मम्मी रिएक्ट नहीं करेगी, मेरी मम्मी शांत रहेगी और दोबारा ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी चलेगी नहीं। तो पेरेंट्स को ये समझना है। इमोशनल गिल्ट देती थी, छोड़ो जाने दो वो छोड़ो जाने तो दिल में बहुत लगता है। तो वही ना, तो फिर आप बच्चे को वही मैसेज दे रहे हो कि अभी इस बार मम्मी 10 मिनट में छोड़ो जाने तो कहेगी, अगली बार नहीं, बच्चा कहता है छोड़ो जाने तो नहीं चाहिए, तो वो अच्छा आपको ही है लगता है। हाँ, तो बच्चे को समझ आना चाहिए कि नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, और ये बिहेवियर तो करने से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि मम्मी से बैठ के बात करो कि बेटा क्या चाहिए मुझे, अच्छे ढंग से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो। हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो आराम से सॉल्यूशन मिल जाता है। देखिए और बच्चे के साथ ना कम्युनिकेशन भी, आजकल की जनरेशन मैं कह रही हूँ, इसलिए हमारी जनरेशन इस तरह से बड़ी हुई है कि पेरेंट्स बच्चे को ऐसे नीचे से बात करते हैं, अरे तुम्हें समझ नहीं आता है, चुपचाप सुन लो, चुपचाप ये कर लो। यू लुक डाउन ऑन योर चाइल्ड बिकॉज यू थिंक आप बड़े हो। आजकल की जनरेशन ये टॉलरेट नहीं करती है।
आजकल की जनरेशन के साथ आपको मेरी उनको respect के रिस्पेक्ट साथ से बात करना है, तो आप रिस्पेक्ट से बात करते हो तो बच्चा सीखता है कि नहीं मैं भी रिस्पेक्ट से बात करना है। आप ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड किसे कहती हैं? मान लीजिए अगर हमने देख लिया हमारे घर में लड़ाइयाँ हुई या मेरे पिताजी ने माताजी ने हम पे हाँ, हाथ हाँ। उठाया, तो मैं वो देख के बड़ी हो गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी मैं अपने बच्चों के साथ वैसा करूँ। तो मुझे किस तरह बर्ताव करना चाहिए, या वो कहाँ से मेरे व्यवहार में आ जाएगा, या कई चीज़ें हमें लगेंगी ये फिर ये सामान्य है। तो देखिए किसे कहाँ पे कहते हैं? ट्रॉमा आ जाता और है मैं दूसरा, बताती हूँ कि जो हिंदुस्तान में क्योंकि ना तो फिर पेरेंटहुड की स्थिति बहुत आदर्श है, ना पति पत्नी के संबंध आदर्श हैं। पति पत्नी के संबंध भी क्यों आदर्श नहीं है, क्योंकि ये जो पति पत्नी है वो भी जब बच्चे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत व्यवहार देखे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया है। अगर मैं आपको हर रोज पीटती हूँ तो आप यही सोच के बड़े होंगे या तो मेरा दूसरों को पीटना सही है या तो मेरा मार खाना सही है, दोनों चीजें हो सकती है, राइट। तो आपकी कंडीशनिंग यही है और आप ये कंडीशनिंग के साथ शादी करते हो, तो अगर आपका हस्बैंड आपको पीटेगा तो आप सोचेंगे कि हाँ मतलब मैं तो पीट के ही बड़ी हुई तो ये नॉर्मल है, या तो आप उनको पीटेंगे ये सोच के कि मैं ही पीट के बड़ी हुई हूँ, तो इट बिकम्स अ नॉर्मल बिहेवियर। तो रिलेशनशिप का भी असर, रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके बचपन में माँ बाप ने आपको किस तरह से ट्रीट किया है। अगर आपके माँ बाप ने कभी आप पे चिल्लाया नहीं है, अच्छे से बात की है, रिस्पेक्टफुली बात की है, तो आप भी यही करोगे और यही एक्सपेक्ट करोगे। और अगर आपके हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया तो यू विल स्टैंड अप एंड से नहीं इस तरह से मत बात करो। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है हमारे कल्चर में, और ये जब कपल्स करते हैं तो बच्चे यही देख के सीखते हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि अगर आप सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में चादर ओढ़ के सोते हैं, तो ये भी एक तरह की आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा का वो है कि आप यू नीड सिक्योरिटी, आप ऐसा करते हैं। ऐसा है क्या? देखिए चाइल्डहुड ट्रॉमा की इम्पैक्ट ना, मैं ये कहूँगी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से दो चीज़ें हो सकती है। जैसे मैंने कहा, या तो आप इतने डर में रहते हो, आपको इतने सारे फियर्स फोबियाज हो जाते हैं, इंजाइटी रहती है हमेशा, कुछ अभी कुछ ड्रामा होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, क्योंकि ये बच्चा सुबह से रात तक उसने यही देखा है कि अभी कुछ मम्मी थप्पड़ मारेगी, अभी टीचर डांटेगी, या तो क्लास में बुलिंग होगा, या तो मम्मी पापा झगड़ा करेंगे। तो बच्चा कॉन्स्टेंटली छोटी उम्र से एक तरह का सिस्टम उसमें बन जाता है कि कुछ ना कुछ गलती होगा। अब ये अडल्ट बिहेवियर में कैसे दिखता है? कॉन्स्टेंट एंजाइटी, हमेशा नेगेटिव सोचना कि अभी देखो ऑफिस में भी यही गलत होगा, वो भी गलत होगा, ये भी ठीक नहीं होगा, तो हमेशा एंशियस रहना, या तो बिल्कुल ही शट डाउन हो जाना कि कुछ होगा ही नहीं, लाइफ में कुछ है ही नहीं, डिप्रेशन आ जाना, या तो फिर हमेशा फियर फोबियाज रहना कि अभी कुछ गलत हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कोविड हो जाएगा, कोई मर जाएगा, या तो फिर हमने देखा है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा वालों को इर्रेशनल फियर्स बहुत होते हैं, जैसे कॉकरोच का डर, छिपकली का डर, चूहे का डर, बारिश का डर, इसका डर, उसका डर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके नर्वस सिस्टम डर इतनी डरी हुई है बचपन से कि उनको डर से कैसे बाहर आना वो समझ ही नहीं आता है, सिखाया, क्योंकि जिंदगी भर उनको डरा हुआ रखा गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एज जर्नलिस्ट और एज मदर, क्योंकि हम इतने हादसे देखते हैं, मुझे हमेशा बहुत मतलब अजीब सा डर लगता है कि कहीं से भी जा रहे हैं, ये पिलर गिर गया तो क्या होगा, ये क्योंकि हम वीडियोस देख लेते हैं बहुत। एग्जैक्टली। तो आपके अनुभव के हिसाब से आपका लेंस बनता है और उस लेंस से आप दुनिया को देखते हो। और समझो आज मैं एक ट्रेन में गई और वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे में एक लेंस बन जाएगा कि भाई ट्रेन इज डेंजरस। पर अगर जिंदगी भर मैंने कभी ट्रेन का एक्सीडेंट देखा ही नहीं है तो मुझे ऐसा लेंस बनेगा ही नहीं। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, जैसे आपने चद्दर उड़ाने वाली बात की, कि ये ना जब पेरेंट्स ये चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बातचीत करते तो पेरेंट्स एक दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते कि मतलब बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बच्चों को जेंटल पेरेंटिंग करना चाहिए, बच्चों को मतलब हमेशा कभी रोने नहीं देना चाहिए, बच्चों को कभी डर नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। बच्चे को डर भी महसूस करना है, बच्चे को गुस्से भी आना चाहिए, बच्चा को दुख भी होना चाहिए, बच्चे को ना भी सुनना सिखाना चाहिए, और बच्चे को गिरने देना चाहिए, बच्चे को गिर के कैसे संभलते हैं वो भी सिखाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आजकल पेरेंट्स बच्चे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, बच्चे एक इंसुलर एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने अपने माता पिता को देखा है या दादा दादी को देखा, इसके अलावा लोगों के साथ मिलजुलते नहीं हैं। तो ये बच्चे ना सोशल स्किल्स सीखते हैं, ना स्मार्टनेस सीखते हैं, और जैसे आपने कहा ना कि छोटी सी चीज़ पे टूट पड़ते हैं, नल देख के अचरज करते हैं कि अरे इसमें कैसे पानी हाँ आ रहा है, हाँ, क्योंकि उनको पेरेंट्स ने कभी एक्सपोजर दिया ही नहीं है। तो पहली बार फिर 18 साल पे बच्चा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाता है, फिर वो बेचारा बिल्कुल ही
अनइक्विप्ड है, क्योंकि घर पे ना उसने बर्तन मांजे, ना उसने रोटी बनाई है, ना उसने झाड़ू मारा है, ना वो कभी ग्रोसरी लेने गया है, ना उसको सब्जी के भाव पता है। क्यों? फिर क्योंकि वो मम्मी पापा ऊंची सब कर आवाज लेते किसी की हैं। बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें कैसे पता चले हम गलत हैं? एज पेरेंट्स कुछ ऐसे साइन हैं जब हमें समझना चाहिए कि हम गलत पेरेंटिंग कर रहे हैं? वही साइन वही है कि दो चीज़ के, जब आपको बहुत पेरेंटिंग की वजह से गुस्सा आ रहा हो, आपको बहुत गिल्टी फील हो रहा हो कि मैंने क्यों बच्चे को मारा, मैंने, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गिल्ट है, अफसोस है, दुख है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ, आपके अंदर कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, और ये आपके पेरेंटिंग में आएगा ही आएगा। और दूसरा कि अगर आपका बच्चा आपसे नफरत करता है, अगर बच्चा ही आपसे चीज़ें छुपा रहा है, बहुत बार झूठ बोल रहा है, बच्चा टैंट्रम, हर बार टैंट्रम थ्रो कर रहा है, बच्चा आपसे अलग हो जा रहा है, तो ये सारे साइंस हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी बच्चे से टूटी हुई है। अभी ये एक क्या औरत कारण? तो मैम हमेशा ही लगभग गिल्ट में रहती है, और बच्चा होने के बाद खास तौर पे, क्योंकि ये लगभग हिंदुस्तान में एक फिनोमेना है अनसेट सा। और लेकिन चूंकि हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो ये कई बातें सामने आ भी जाती हैं कि बच्चा होने के बाद पति पत्नी में अलगाव, या पति के विवाहेतर संबंध बनते हैं, या वो बाहर खुशियाँ डोलता है, और पत्नी जो है उसके बाद एक अलग तरह के डिप्रेशन में चली जाती है। वो चीज़ देखने को मिलती है, तो उसका बच्चे पे क्या असर पड़ता है। और औरतों में कई बार ये चीज़ बड़ी देखी गई है कि जैसे ही, या फिल्मों में भी ऐसा दिखाते हैं, जैसे ही ऐसा कुछ हुआ आप तुरंत ही जिम की ओर दौड़ लगाते हो, आप खुद को पतला दिखाने की कोशिश, या टैटू करवा लेते हैं, या हेयर कलर करा लेते हैं। वो वैलिडेशन का जो एक पॉइंट होता है, तो इन सब चीज़ों का क्या असर होता है? देखिए, ये सारा कोपिंग मैकेनिज्म है। ये सारा जैसे बोलते हैं ना कि बैंडेज लगा दिया, पर उससे घाव तो नहीं हील होता है, वो सिर्फ दिखता नहीं है लोगों को घाव। तो हाँ, विमेन पे आजकल प्रेशर ज़्यादा है, और ये शायद औरतों की भी गलती है कि वो लोग अपने हस्बैंड्स को इक्वली पेरेंटिंग में नहीं इन्वॉल्व होने देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी स्टाइल सही है, इसकी स्टाइल गलत है। तो क्या होता है कि मदर्स ही सारा प्रेशर ले लेती है, काम का, बच्चे बड़े करने का, घर संभालने का, तो इसकी वजह से रिलेशनशिप में तनाव आते ही आते हैं। और अगर ये मैं नहीं कहूँगी कि हर बार हस्बैंड का ही अफेयर बाहर होता है, वो इनके हस्बैंड वाइफ में तनाव होने की वजह से वाइफ भी कई बार बाहर चीज़ें ढूंढती है जो उसको शादी में नहीं मिल रही, हस्बैंड भी ढूंढता है। तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि दो इंसानों को अगर ज़िंदगी भर साथ में जीना है तो ये चीज़ें होती रहती हैं। बट किस तरह से आप इसको संभालो और अपने आप को संभालो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हस्बैंड को कोई और पसंद आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कमी है। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना है कि भाई मैं जो हूँ सही हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम है, तो बातचीत ही से चीज़ें ठीक होती है। कई बार दोनों मिलके प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ ठीक है बच्चे के आगे, और बच्चे को सब समझ आता है। मैंने इतने बच्चों के साथ काम किया है मैडम, जो मुझे बताते हैं, मैं नॉर्मली अडल्ट के साथ काम करती हूँ, पर बच्चे मतलब टीनेजर्स जो कहते हैं कि हमें सब पता है, मम्मी पापा को लग रहा है हमें पता नहीं, हमें सब पता है कि इनके बीच झगड़ा चल रहा है, हमें ये भी पता है कि पापा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मम्मी का इसके साथ चल रहा है, हमें सब पता है। इन लोग हमारे आगे एक्टिंग करते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें सब समझ आ रहा है। बच्चों को सब पता होता है मैडम, क्योंकि बच्चे की सर्वाइवल, देखिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि बच्चे, हर इंसान का बच्चा हो कि जानवर का बच्चा हो, वो पैदा होते ही ना वो अपने जो सर्वाइवल किसके ऊपर आधारित है उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है कि भैया मेरी मम्मी के ऊपर मेरा सर्वाइवल आधारित है। तो कंटिन्यूसली बच्चा, चाहे वो बोल भी नहीं पाता हो, 6 महीने का, 8 महीने का, मम्मी की हर एक चीज़ समझ लेते हैं। समझो मम्मी ऑफिस से आई और थोड़े मसल भी मम्मी के टेंस्ड है, तो बच्चा उससे समझ जाता है कि आज मम्मी गड़बड़ है। मम्मी की चाल से बच्चा समझ जाता है, आवाज़ की टोन से समझ जाता है कि मम्मी टेंशन में है। तो पेरेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चा बोलता नहीं है, अभी तो 2 साल का है तो कुछ नहीं समझता है। बच्चे सब समझते हैं। कई बार उनको लॉजिकल ब्रेन नहीं होता, तो लॉजिक नहीं समझ आता कि क्यों ऐसा है, इसके पीछे कारण क्या है, बट उनको सब समझ आता है कि अभी, और वो तो इतने स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है मम्मी पापा के, कि वो ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देखो अभी इनका झगड़ा होगा, देखो अभी पापा ऐसा कहेंगे, फिर मम्मी ऐसा रिएक्ट करेगी, अभी इनका ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो बच्चों को सब समझ में आता है। पहले तो बच्चों से तो मैं ये कहूँगी कि भाई अगर आपको मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं तो खुद बैठ के मैच्योर इंडिविजुअल्स की तरह उसको सॉल्व करो। बच्चों से उसको छुपाने से कोई ये मत सोचना कि बच्चे आपके प्रोटेक्ट हो रहे हैं। पहली बात ये।
और दूसरी बात ये कि जो बच्चे देखते हैं कॉन्स्टेंटली के माँ बाप में झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, गाली गलौच हो रहे हैं, उनके साथ दो चीज़ें होती है। या तो ये बच्चे बड़े होके ये सोचते कि हमें शादी करनी ही नहीं है, हमें कोई रिश्ता बनाना ही नहीं, उनको कमिटमेंट का फियर रहता है, शादी का डर रहता है कि यार मेरे साथ भी यही होगा। या तो फिर वो इस प्रोग्राम से बड़े होते कि मेरी शादी ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं डबल बेंड करूंगी, मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करूंगी, पर मेरी शादी मैं टिकाए रखूंगी, मैं ऐसी परिस्थिति मेरी शादी में नहीं आने दूंगी। तो इस चक्कर में वो सप्रेस भी होती हैं, अब्यूज़ भी होती हैं, पर स्टैंड नहीं लेती है क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मेरे पापा मम्मी की तरह मेरे को झगड़ा नहीं करना है। तो जैसे आपने सप्रेशन की बात की ना, इसमें बहुत सप्रेस भी हो जाते हैं। तो ये दोनों सही नहीं। अब आते हैं दो बच्चों में, जहाँ दो सिबलिंग है और हिंदुस्तान में बड़ा सामान्य सी बात है कि पहला दूसरे से ये ज़रूर कहता है तुम्हें कूड़े से उठा के लाए थे। अरे मेरे बच्चे भी ये कहते हैं, मंदिर के कूड़े, मंदिर के कचरे के डब्बे से उठा के मेरी लाए छोटी बेटी ने कहा अरे मंदिर से लाए थे तब तो ये भगवान हुई। मैंने कहा वो ये तो थॉट प्रोसेस कभी आया ही नहीं। लेकिन उन दोनों में भी ऐसा है कि अगर एक को गले लगाए और दूसरा कमरे में नहीं है और अचानक से आया तो वो रंगे हाथों पकड़े जाने वाली फीलिंग आ जाती है और कहते हैं सब मैंने देख लिया है। वो सिबलिंग आपस में कैसे देखिए सिबलिंग राइवलरी तो सब में होती है, बट पेरेंट्स किस तरह से उसको हैंडल करें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिबलिंग राइवलरी टेम्पररी रहती है। जैसे मेरे बच्चों में फॉर एग्जांपल इतना लड़ते थे कि मुझे कहना पड़ता था कि भैया एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े ना, अगर कोई खून खराब हो तो ही मुझे बोलना, वरना आप लोग खुद ही सॉल्व कर लो। इतना वो लोग लड़ते थे। आज एज एडल्ट्स वो लोग उसके बारे में इतनी हेल्दीली मजाक कर लेते, एंड आज वो लोग टचवुड पर मुझे नहीं बताते पर एक दूसरे के साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो सिबलिंग राइवलरी होती है। जैसे मेरी बेटी हमेशा कहती है, जो बड़ी है, कि अंश को तो अलग ही पेरेंट्स मिले हैं, आप लोग जो मेरे साथ थे वो इसके साथ तो थे ही नहीं, आप तो इसको इतना अलाउ करते हो, मुझे नहीं करते थे। तो ही हैज़ आई हैड पेरेंट्स 1.0, ही हैज़ पेरेंट्स 2.0, अदर वर्जन ऑफ पेरेंट्स। तो इस तरह की भी राइवलरी होती है, बट ये हमें समझना ज़रूरी है कि सिबलिंग राइवलरी कई बार इतनी टॉक्सिक बन जाती है कि वो ज़िंदगी भर रहती है। जैसे हमने ऐसे लोगों के साथ किया जो कहते हैं कि मेरे भाई बहन के साथ मेरा रिश्ता ही नहीं है, 20 साल से बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा उसको प्यार करती थी, उसको अप्रिशिएट करती थी, मुझे नहीं करती थी। तो अगर पेरेंट्स कंपेयर करते हैं अनकॉन्शियसली, जैसे देखो तुम्हारी बहन कितनी स्मार्ट है, देखो तुम्हारा भाई कितना स्पोर्ट्स में आगे, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो पेरेंट्स अगर गलती से भी ये चीज़ें करते हैं ना, जैसे देखो तुम्हारा भाई चुपचाप खा रहा है और तुम कितना नाटक करते हो, छोटी सी बात है, हमको लग रहा है कि इससे क्या बड़ी बात है, पर ये रिपीट करते हैं तो बच्चे को भाई के लिए नफरत होने लगती है। तो इस तरह से पेरेंट्स अननोइंगली कई बार बच्चों में तनाव लाना शुरू कर देते हैं। ये तो सब समझना है कि सिबलिंग राइवलरी नेचुरल है, तो है, वो होती है क्योंकि हम लोग टेरिटोरियल हैं। तो अगर मेरी पोजीशन आज एक बच्चे की तरह आ गई और फिर दूसरा बच्चा आ गया तो मेरी पोजीशन थ्रेटन तो हो जाएगी। तो नेचुरल है कि बच्चे को हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी ही रहेगी। पेरेंट्स को करना है कि दोनों बच्चों को इंडिविजुअल टाइम देना है। जैसे पहला बच्चा अगर 5 साल का है तो 5 साल उसको इंडिविजुअल टाइम मिला, दूसरा आता है, फिर क्या होता है कि हमेशा वो दूसरे के साथ ही उसका टाइम बट जाता है। तो पेरेंट्स को अगर 2 बच्चे हैं तो ये समझना है कि दोनों के साथ अकेला टाइम दो, और 15 मिनट भी है तो इसके साथ अकेले 15 मिनट, इसके साथ अकेले 15 मिनट। तो इंडिविजुअल जब आप टाइम देते हो तो बच्चे को लगता नहीं नाउ ये पूरे मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, और फिर ऑफकोर्स साथ में भी टाइम स्पेंड करो। बट पेरेंट्स, मेरा यही एक पॉइंट है कि पेरेंट्स किस तरह से हैंडल करते हैं ना, उसी पे डिपेंड होता है कि ये सिबलिंग राइवलरी कहाँ तक जाएगी, खत्म हो जाएगी कि लाइफ लॉन्ग चलेगी। बच्चों के संदर्भ में एक आखिरी सवाल ये है कि सही गलत सिखाना, अच्छा इंसान बनाना, ये सब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मॉरलिटी, नैतिकता, ये आजकल बहुत वो है। बॉयफ्रेंड्स की बातें टीनेजर बच्चे अब पेरेंट्स से कर लेते हैं, बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा हो जाना, दूसरे के बाद तीसरा बॉयफ्रेंड हो जाना। अब कहने को अगर मैं ये बात कहूँगी या आप कहेंगी तो हो सकता है आप पे सवाल उठ जाए कि मतलब कैसी बात कही, या कपड़ों को लेकर बोले, क्योंकि आजकल संत वगैरह भी इस तरह की बातें करें तो आप उन पे सवाल कर देते हो कि आप ऐसे कैसे सवाल उठा सकते हो। लेकिन बच्चे में, आजकल के बच्चों में मॉरलिटी, नैतिकता, इन सब चीज़ों की क्या कमी है, उसमें हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या कहना? बच्चों को लॉजिक समझाना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी बच्ची, हमने जापान और सिंगापुर में बड़ी की, तो वहाँ पे सब लोग ही छोटे कपड़े पहनते, छोटे शॉर्ट्स और स्पेगेटी टॉप, तो उसको वो आदत थी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी जैसे हम इंडिया में आए तो मुझे उसको बताना पड़ा कि बेटा यहाँ इंडिया है, यहाँ पे वॉचमैन लोग हैं, वो लोग आपको देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे मत पहनो। तो कई बार जब हम उनको लॉजिक बताते हैं ना, थोड़े से टीनेजर्स की उम्र के 10-12 साल के बच्चे को, वो शायद 12 साल की थी जब कहा था, तो लॉजिक बताओ तो वो समझते हैं कि इसके पीछे का कारण ये है कि मम्मी क्यों ये कह रही हैं। तो एज पेरेंट्स हमें समझना है कि हाँ, टाइम्स हैव चेंज्ड। अभी आप
आपके बच्चे सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो जो वही फ़ोन से देख रहे हैं जो आपने उनको 15वीं बर्थडे पे गिफ्ट दिया है, और वो देख रहे हैं कि दूसरे देशों के बच्चे आधे कपड़े पहन रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमको क्यों वेजिटेरियन खाना है, ये लोग तो नॉनवेज खाते हैं, तो सब कर रहे हैं। हाँ, ये एक तो बहुत लॉजिक हमको होता है। एज पेरेंट्स समझाना है कि बेटा हमारे परिवार में ये नहीं चलता, या हमारे कल्चर में हमें नहीं अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मत करो। पर पेरेंट्स को ये भी समझना है कि आपने मना किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा नहीं करेगा, वो दोस्त के यहाँ जाके करेगा। पिक्चरों में तो दिखाते ही हैं कि वो लड़की घर से बुर्का पहन के निकली है, जो भी बाहर सलवार जाके पहन के dress निकली है, बाहर जाके दोस्त के यहाँ जाके बदल दिए कपड़े। तो एज पेरेंट्स वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बच्चे सब कुछ ट्राई करेंगे, और फिर ट्राई करके वो वापस आपके पास आ जाएंगे, अगर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कनेक्शन है। आज मेरी बेटी हंसी मजाक में हमें कह देती है कि नहीं, आपको तो मैं ऐसा कहती थी बट मैं ऐसा करने जाती थी, क्योंकि हमारा कनेक्शन है। और एज पेरेंट्स हमें समझना चाहिए कि हमारा फेलियर नहीं है, क्योंकि टीनेज ईयर्स में बच्चे सब कुछ ट्राई करेंगे, उनको सब कुछ आपने मना किया है वो करना है, पर वो करके फिर अगर आपने फाउंडेशन अच्छी बनाई हो, अगर आपने कनेक्शन में, तो लौट आ जाए, और वो खुद लौट आके आपको बताएंगे भी कि देखो हमने ऐसा सब किया था बट अभी हमें समझ आ रहा है कि ये सही नहीं। तो जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ कि कनेक्शन बनाए। कनेक्शन मतलब पैम्परिंग नहीं, कनेक्शन मतलब उसकी हर मांग को पूरी करना नहीं है। कनेक्शन मतलब उनको जैसे आपने कहा कि तकलीफ नहीं दो, उनको हमेशा खुश रखो, दैट इज़ नॉट कनेक्शन। कनेक्शन मतलब बच्चे को विश्वास होना चाहिए कि मेरा पेरेंट आज मेरे लिए है, तो ये है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मोरालिटी सब आ जाता है। मेनोपॉज और टीनेजर अगर एक साथ आ गया है, आपका बच्चा टीनेजर है और आपको मेनोपॉज हो रहा है, तो दोनों के हार्मोनल बैलेंस है वो हिले हुए हैं, तो वो कैसे डील होगा? हाँ, तो यही है कि ये दोनों के लिए एक ट्रांजिशनरी पीरियड है, टेम्पररी पीरियड है, जब दोनों ही माँ और जो मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज वाली मदर हो और टीनेज बच्चा जो प्यूबर्टी से जा रहा है, दोनों के अंदर शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन चेंजेस आ रहे हैं, और इनके अंदर भावनात्मक वॉल्केनोज आ रहे हैं पूरा ऊपर नीचे। तो दोनों को संभालना है, सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स करनी है। सेल्फ रेगुलेशन मतलब यही कि अपने आप को कैसे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करें, किस तरह से अपने आप को शांत रखें, उसकी बहुत सारी टेक्निकें हैं जो आजकल इन सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। वो दोनों कर रहे हैं, और दोनों को अग्री करना है कि देखिए हम दोनों के लिए मुश्किल पीरियड है, तो अगर हम दोनों में से किसी का भी अगर पारा ऊपर चला जाए, या हम दोनों में से कोई भी अगर डिसरिस्पेक्टफुल बात करे, या हम में से कोई भी अगर गुस्से की तरफ जा रहा है, तो हमें शांति से पीछे हट जाएंगे और रूम में जाके शांत होके दोबारा ये बातचीत आगे ले जाएंगे। इसमें दूसरे को ये नहीं लगना चाहिए, इंसल्ट नहीं फील होना चाहिए, और ये नहीं फील होना चाहिए कि मुझे डिसरिगार्ड कर दिया। तो अगर आप पहले से थोड़ा अग्रीमेंट में आ जाओ कि भाई ये हो सकता है और हम किस तरह से इसको संभालें, तो फिर तकलीफ़ें कम हो जाती है। मतलब वो टीनेजर को भी पता होता है कि हाँ ठीक है, अभी गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा हट जाओ। एंड बैक ऑफ करने में कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए। भाई अभी मैं गुस्सा मुझे आ रहा है तो ठीक है, मैं थोड़ा सा 10 मिनट ब्रेक, टाइम आउट लेके बाद में बात करूँगा, ये कहना बहुत आसान है, पर पता नहीं लोग क्यों नहीं कह पाते। एक और सवाल बस, कोविड के वक्त के बाद के जो हो गए, कोविड टाइम सब पे बहुत बुरा बीता है, तो कुछ के घर में हादसे हुए हैं, या जो बच्चे जो पूरे वक्त घर में पैक रह के उन्होंने ये स्थिति देखी है, उन पे भी लॉकडाउन का एक असर होगा, क्योंकि स्कूल नहीं गए एक लंबे वक्त तक। वो जनरेशन में कुछ आप फ़र्क देखती हैं? बहुत बहुत। जो कोविड में बच्चे बड़े हुए हैं, या उनका मेजर डेवलपमेंटल पीरियड 0 से 3 साल कोविड में गुजरा है, वो बच्चों को सोशल एंजाइटी हमने ज़्यादा देखी है। सोशल एंजाइटी मतलब नए लोगों को देखते हैं तो उनको डर लगने लगता है, नए लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, सोशल विड्रॉल होता है। इन बच्चों को पार्टीज़ में, रिश्तेदारों के शादी है या कुछ भी, उसमें जा नहीं पाते हैं। और कोविड की वजह से ना माँ बाप में और बच्चों में एक किस्म का डर आ गया है कि लोग, जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत क्राउड है उधर मत जाओ। तो ये बच्चों में नहीं, कई बार माँ बाप की बातचीत से भी बच्चे में इसके बारे में डर आने लगा है। तो मैंने पूरा देखा है कि पेरेंट्स और बच्चों में फिर अगर घर में डेथ हुई है तो फियर ऑफ डेथ भी बहुत लोगों में आ गया है। छोटी सी भी बीमारी हो, हेडेक भी हो, तो उनको लगता है कैंसर हो गया होगा, ट्यूमर हो गया होगा, अभी तो ये मर जाएंगे। तो फियर ऑफ डेथ बहुत बढ़ गया है, और सोशल एंजाइटी बहुत बढ़ गई। और कोविड के बाद पता नहीं, क्योंकि चीज़ें सब ऑनलाइन भी हो रही है, तो अभी लोगों में मिलना जुलना कम हो गया है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके दोस्तों के घर नहीं इतना जाते हैं, रिश्तेदारों के घर नहीं जाते, तो बच्चे भी सोशल स्किल्स नहीं सीख पा रहे हैं। बच्चे इतने इंसुलर हो रहे हैं कि उनको कहीं पे भी नई जगह पर डाल दिया तो उनको समझ नहीं आता कि कैसे नए लोगों के साथ डील करो, कैसे बातचीत करो, कैसे नए इंसान के साथ बात छेड़ो। उनको एंजाइटी होने लगी है, तो ये मैंने देखा है। आखिरी सवाल अब इस संदर्भ में है कि बच्चों की बात हो गई,
ये कौन से लोग हैं जो आजकल पतियों को मारे दे रहे हैं, वो कौन से पति हैं जो आजकल ड्रम में गाड़े दे रहे हैं, सांप से कटवा रहे हैं, गला काटे दे रहे हैं, क्या हो गया है? देखिए, ये अगेन एक सामाजिक प्रॉब्लम हो गया है। मैं ये मानती हूँ कि इतनी पीढ़ियों तक जो महिलाओं का जो शोषण हुआ है, जो सप्रेशन हुआ है, तो अभी क्या हो रहा है कि पूरा पेंडुलम ऑपोजिट स्विंग हो रहा है। अभी ये सारी लड़कियां जो बड़ी हो रही है देख देख के कि मेरी मम्मी को मारा पीटा गया था, मेरी मम्मी का शोषण हुआ था, उनमें इतना गुस्सा भरा है कि ये फिर क्या होता है कि जब इनके हस्बैंड थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर लेते तो वो मम्मी के हिस्से का, दादी के हिस्से का, नानी के हिस्से का सब गुस्सा मर्दों पे आ जाता है, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड हो। तो एक तो सामाजिक भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा कि जैसे मैंने यही कहा कि जब एज चिल्ड्रन, महिला हो या पुरुष हो, जब वो घर में ही वायलेंस देखते हैं, सोशल मीडिया पे वायलेंस देखते हैं, उनको आइडियाज़ भी मिलता है ओटीटी से, सीरीज से, पिक्चरों से कि किस तरह से आपको गुस्सा आए तो निकालना चाहिए, तो वो लोग ये जगहों से अभी उनको टूल्स भी मिल गए हैं। पहले ये होता था कि टूल्स नहीं थे, अभी आइडियाज़ मिल रहे हैं, टूल्स मिल रहे हैं, तो ये निकाल रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इनफैक्ट अभी इतने सारे मर्द हैं जो बेचारे अपनी बीवियों के हाथ का मार खाते हैं और वो कह नहीं पाते। अभी मेरे पास कोई आए थे भाई साहब जो एक्चुअली डिफेंस में काम करते, फोर्सेस में काम करते, मतलब आप सोचो किसी को कह नहीं सकते हैं, बेचारे रिटायर होने को आए, कह रहे हैं कि मेरी बीवी वायलेंट है, मेरे पे चीज़ें फेंकती है, पर मैम मैं किसको बताऊँ, मेरी नाक कट जाएगी। तो वो पूरी 30-40 साल तक दबा के रखते हैं ये सब शोषण। तो ये बहुत गलत है। महिला हो या पुरुष हो, कोई भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वायलेंस नहीं। और ये बच्चों के साथ भी, बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, जो भी हो, रिस्पेक्ट एंड वायलेंस, नॉन वायलेंस आर द टू मेन थिंग्स जो हर रिश्ते में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि जो पेरेंट्स अपने व्यवहार को लेकर बहुत संशय में रहते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और बच्चों को कैसे पालें, अब ये तो पता ही चल गया वो एक संघर्ष और आग का दरिया ही है। लेकिन फिर भी आज इस प्रोग्राम से आपको बहुत सी सलाहें मिली होंगी और आपकी राह भी थोड़ी आसान होगी। धन्यवाद, नमस्कार। और कैन आई जस्ट ऐड दिस कि अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हैं, एज के, उम्र के स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि कौन सी उम्र पे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, तो ज़रूर आप ये बुक देखिएगा। दिस बुक वोंट टीच यू पेरेंटिंग, इंग्लिश में है, पर इसके अंदर QR कोड है जिससे आप सारे हिंदी रिसोर्सेज भी हासिल कर सकते हैं। तो आई होप इससे भी फ़ायदा हो।